हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारे चैनल होम स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। इस कोरोना महामारी के कारण आज हम लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर बनती जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए हम इस चैनल पर आज आए हैं। हमारा इससे पीछे भी वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग देखे हैं। आपका स्नेह और प्यार हमें उत्साह भर रहा है और हम सोचते हैं कि अच्छे तरीके से हम वीडियो को अपलोड करें, बनावे वीडियो को, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसे देख करके समझ सके। हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और बेल आइकॉन घंटी बजावें, ताकि हम जितने भी वीडियो को लोड करें सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। यह व्याकरण की पाठ हम आज लिए हैं। जानकारी देता हूँ जी, 10वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं कंपटीशन लेवल से जुड़ा हुआ यह पाठ है। इस पाठ से आपको बहुत सारी शिक्षा मिलने वाली है। बहुत सारी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। बिहार पुलिस या एनीबॉडी कोई भी एग्जाम होता है हमारे बिहार, खास तौर पर एग्जाम में जो भी बिहार सरकार एग्जाम लेती है, अधिकांश जगह इस प्रकार के क्वेश्चन डाले जाते हैं। चले आते हैं हम अपना पॉइंट पे। व्याकरण हमारे जीवन के लिए व्याकरण क्यों जरूरी है? हिंदी की स्पष्ट जानकारी को देने के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है। हिंदी की भाषाओं को समझने के लिए व्याकरण की बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। व्याकरण हमारे जीवन के लिए बहुत ही सार्थक है। व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके अध्ययन से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। किसी भी भाषाओं को, संस्कृति को हम समझने का काम करते हैं। यही तो व्याकरण हुआ। इसी को तो व्याकरण के नाम से जाना जाता है। व्याकरण को 5 वर्गों में बांटा गया है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। आइए सबसे पहले हम चर्चा भी करते हैं वर्ण विचार पर। यह वर्ण विचार है मेरा। वर्ण देखिए, वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते हैं, उसी को हम वर्ण कहते हैं। जैसे यदि हम अ ले लेते हैं, जैसे उ ले लेते हैं, जैसे क, हफ, ठीक है, अगर इसको ले सकते हैं तो इसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अर्थात बोले तो यह बनेगा व्याकरण में वर्ण। अब हम समझते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब देखिए, वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं: स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और होता है व्यंजन वर्ण। अब देखते चलते हैं स्वर वर्ण पर। स्वर वर्ण उस वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे ही स्वर वर्ण कहा जाता है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 13 स्वर वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण में आते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, स्वर वर्ण के भी 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिस वर्ण के उच्चारण में हमें कम से कम समय लगता है, उसी को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं अ, ठीक है, अ बोले जैसे, उसके बाद जैसे हम ई बोल दिए, ठीक है ना, जैसे ए बोल दिए, तो इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के लगभग 2 गुना समय लेता है। जैसे अगर हम बोलेंगे आ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बोर्ड पे, जैसे देखेंगे आ हो गया, जैसे देखिए आई कह देंगे, औ कह देंगे, यानी कि समय 2 गुना समय लग रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं व्यंजन वर्ण पर। देखिए, व्यंजन वर्ण, व्यंजन उस वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण स्वर वर्णों के सहायता से होता है। हम इसका उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेते हैं। जैसे व्यंजन वर्ण हम बोलते हैं, जैसे क वर्ग बोल दिए, जैसे ट वर्ग बोल दिए,
च वर्ग बोल दिए, त वर्ग बोल दिए, प वर्ग, यानी बताए तो ये व्यंजन वर्ण बनता है। और व्यंजन वर्ण की जो जैसे क ख ग घ हो गया, ट ठ च छ हो गया, ये सब व्यंजन के अंतर्गत में आता है। अब देखिए जरा ध्यान दे करके, व्यंजन जो होती है ना, व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, देखिए स्पर्श व्यंजन, उसके बाद बोलते हैं अंत अस्त व्यंजन, और उसके बाद बोलते हैं उष्म व्यंजन। अब देखिए जरा सा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब होता है छूना, हम छू लिए इसको, देखिए छू लिए, मुंहों को छू लेते हैं, स्पर्श करते हैं। स्पर्श व्यंजन जिस वर्णों के उच्चारण हमारे मुख के जिस जैसे ओष्ठ होता है, कंठ होता है, तालु होता है, विभिन्न भागों से टकरा करके जब मुख से बाहर आता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। यानी कि स्पर्श करते हुए तब जाकर के हमारे मुख से बाहर की ओर आता है, स्पर्श करेगा हमारे मुख के अंदर में, तब जाकर के वह शब्द बाहर निकलेगा या अक्षर बाहर निकलेगा। अब देखिए स्पर्श व्यंजन होता है अंत अस्त व्यंजन, देखिए य र ल व को अंत अस्त व्यंजन कहा जाता है। पूछेगा जे अंत अस्त व्यंजन कौन है, तो य और 3 को और कोई ऑप्शन दे देगा तो हम य को देखेंगे और वहां पर लगा देंगे अंत अस्त व्यंजन, है ना। अब देखिए उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन वैसे व्यंजन को कहा जाता है जिसके बोलने से हमारे मुख से, देखिए हमारे मुख से गर्म हवा निकलेगा, जैसे तलाब्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, ये देखिए जो भी बोले तलाब्य स, मूर्धन्त स, दंत स, ह, ये सब को बोलते हैं हम लोग उष्म व्यंजन। आता होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझते चलिए और देखते ही चलिए। देखिए इसके बाद चलते हैं अल्प प्राण। अब ध्यान देना है अल्प प्राण पर। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार हकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है उसी को बोला जाता है अल्प प्राण। हकार की ध्वनि सुनाई ये नहीं देगा तो देखिए अल्प प्राण बनेगा। जैसे प्रत्येक वर्ग के, जैसे क लिखे, ख लिखे, ग लिखे, घ लिखे, अंग लिखे। अब बताइए इसमें से प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो होगा पहला, तीसरा, पांचवा, इसको बोलते हैं अल्प प्राण, इसको बोला जाता है अल्प प्राण कहा जाता है। अब देखिए महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे ही बोला जाता है महाप्राण। तब देखिए बचा हुआ कौन कौन अक्षर है, वो ख और वो घ, तो इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, महाप्राण के नाम से, इसी को बोलते हैं महाप्राण। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व होते सब चला जाता है, हो जाएगा सब के सब क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए घोष पर आते हैं। घोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां आपस में झनकीर्ति उत्पन्न करती यानी झनकार देगा उसी को बोला जाता है घोष, उसी को घोष। जैसे यहां पर अगर लिख दिए हम प, फ, ब, भ और म। अब देखिए थोड़ा सा प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा, देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो शब्द बनेगा ना, ये जो अक्षर बनेगा इसी को बोलते हैं हम लोग घोष। प्रत्येक वर्ग का बनेगा इसी प्रकार से। अब आइए देखते हैं अघोष के बारे में। जिन वर्णों का, देखिए अघोष जिन वर्णों का उच्चारण यानी कि स्वर तंत्रीय आपस में झनकीर्ति उत्पन्न नहीं करेगा, यानी कि हम बोलेंगे तो झनकार नहीं देगा। जिस प्रकार से हम झाल बजाते हैं ना, ये झनकार है, झनकार। तो ये देखिए जैसे प, फ, ये जो देखिए 1 और 2, इसी को बोला जाता है अघोष। क्या बोलेंगे इसको, अघोष बोलेंगे। अब देखिए उसके बाद है बलाघात, सौराघात, दोनों एक ही चीज होता है, बलाघात भी बोलिए, सौराघात भी बोलिए। बलाघात बोलेंगे तो यह बनेगा बल और जोड़ में आघात। हम देखिए कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं तो कुछ ऐसा, या अक्षर ही बोलते हैं तो कुछ ऐसा शब्द में कोई अक्षर होता है, इस वाक्य में कोई शब्द होता है जिस पर हम विशेष बल लगाते हैं, विशेष जोर देते हैं, उसी को तो बलाघात बोलेंगे। बल जोर आघात, यानी बल लगा करके आघात करेंगे, है ना, तब जाकर के बनेगा बलाघात। जैसे कहेंगे पिताजी आए मुझे 10 रुपया दिए, तो पिताजी आए तो पिताजी, तो बल लगाए ना, तो वही बात होता है, पिताजी आए 10 रुपया दिए, तो इसका मतलब होता है बलाघात।
अब देखिए आते हैं संगम पर, ठीक है ना। संगम, संगम बिजोड़ नाम है। किसी लड़कियों का नाम यदि संगम होता है तो 4 चांद लग जाता है। संगम, सम जोड़ गम, मतलब कि बराबर, ठीक है ना। अब देखिए संगम, मैं बताना चाहता हूं जो उच्चारण, उत जोड़ चारण, जब उच्चारण करते हैं तो उसके अल्पकालीन, थोड़ा समय के लिए अल्पकालीन मौनावस्था, मन की अवस्था, विरामावस्था, थोड़ा रुक करके अल्पकालीन मौनावस्था या विरामा अवस्था को ही संगम कहा जाता है। कोई बात बोलते हैं तनी देर रुक जाते हैं, कोई बात बोलते हैं तनी देर रुक जाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संगम बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं अनुतान पर। देखिए अनुतान, सुर के ही उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। गीत गाते हैं ना, ठीक है। जब हम लोग गीत गाते हैं तो देखिए सुर का उतार और चढ़ाव भी होता है। जैसे छोटा सा एक लाइन का हम संगीत गाते हैं, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। जैसे हम गीत गा रहे हैं अभी, थोड़ा ध्यान से, मेरी आवाज़ों तो उतना भगवान ने मुझे गला तो अच्छी नहीं दिया है, लेकिन जो ही है ठीक है, मैं थोड़ा सा गीत गा करके सुना देता हूँ। जनाजा मेरा उठने से पहले, जनाजा मेरा उठने से पहले, मेहंदी ना लगाना तुम, भूल जाना वफाए मेरी, भूल जाना वफाए मेरी, अपनी दुनिया बसाना तुम, जनाजा मेरा उठने से पहले, मेहंदी ना लगाना तुम। आइए मैं इससे बढ़ता हूं। अनुतान यही हुआ, सुर के ही उतार चढ़ाव, यही तो अनुतान बनेगा। आइए मैं उच्चारण स्थान बोलता हूं। उच्चारण स्थान, अब देखिए उच्चारण स्थान जो मैं बोला, उत जोड़ चारण, उच्चारण करेंगे, इसका स्थान होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कहेगा अ वर्ग का उच्चारण, जैसे कंठ है, जिसका उच्चारण कंठ से करते हैं, जैसे अ आ क वर्ग, यही बनेगा। विसर्ग भी आता है। तालाबे, जिसका उच्चारण तालु से करते हैं, जैसे ई चौवर, ये तालाबे। देखिए अब मूर्धन ने, जैसे टो वर्ग मूर्धा से होगा, रो, ठीक है। दंत है दांत, तो वर्ग लो और सो। ओष्ठ है ओठ, ये ओठ है ओठ, देखिए उ औ प वर्ग प फ ब भ, है ना। अनुनासिक, नासिका, य न न म, अनुस्वार चंद्र बिंदु। कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु आ जाएगा, ए ऐ। कंठोस्थ है जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों आता है, जैसे देखिए ओ और औ। दंतोष्ठ है जिसमें दंत और ओष्ठ दोनों आ जाएगा, जैसे उच्चारण में व।